हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। हम लोग ने पिछले लेक्चर में बोला था कि अगली क्लास में क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम वहां से लेते हैं जो पहले बच्चों ने पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारे पास। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन इट। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये बोल रहा है कि अगर किसी, ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि किसी भी कंडक्टर की बात करें, ठीक है ना, मान लेते हैं एक कंडक्टर है कोई, मैं एक वायर बनाता हूं। ये वही वायर है जो पतला वाला वायर होता है। ठीक है, ये जो वायर होता है ये एकदम पतला वाला वही वायर है। मैंने इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनाया, बड़ा बनाया है ताकि हम क्लियरली देख सकें। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो वायर है, कंडक्टर होता है वायर, क्योंकि करंट फ्लो करती है ना भाई, सब जानते हैं। ठीक है, सो इसका जो सरफेस है, अगर हम इसके सरफेस पे देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसके दो रीजन है। ठीक है, इसके दो रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। ठीक है, जिससे आपको विजुलाइज हो। तो बेसिकली क्या है ये क्वेश्चन, अभी फिलहाल अगर देखा जाए जितना मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे फिलहाल इस जगह का क्वेश्चन है नहीं। अब उस बच्चे ने पूछा है तो उसको बता रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख ली हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख ली हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है हर एक पॉइंट पर। तो ये कुछ उस टाइप का ही सरफेस है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से सिलिंड्रिकल कंडक्टर लेते हैं तो अगर मान लें हम कोई स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं, इस तरीके से है। ठीक है, तो सेंटर से, अगर सेंटर पे चार्ज क्यू है तो सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस तो सेम होगी ना, क्योंकि ये स्फेयर है। स्फेयर है तो हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी, रेडियस के बराबर। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट करेगा। ठीक है, ये तो होगी पहली चीज। ठीक, अब दूसरी चीज की ये परपेंडिकुलर क्यों है, जरा इसको समझते हैं। तो एक चीज याद रखेंगे कि जब भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होता है कि जो फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और जो सरफेस है जो, ठीक है ना, या हम ये बोले कि सरफेस का जो वेक्टर है, वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो सेम होता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है फील्ड वेक्टर। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इस तरीके से बनाऊं, मान लेते हैं कि मैं इस तरीके से कोई सरफेस लेता हूं और मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, ये कोई छोटा सा सरफेस ले लिया। तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि सिमेट्रिक हो, है ना, ये सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का क्या मतलब है, सिमेट्रिक का मतलब कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट करे, ये इस टाइप से बने। ठीक है, ये स्फेरिकल हो, कंप्लीट स्फेरिकल हो। तो क्या होगा कि जो ये रेज होंगी, जो ये रेज निकलेंगी, यहाँ पे मान लो कोई मैंने सरफेस लिया, ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये जो लाइंस होंगी ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगी। क्यों? क्योंकि सरफेस का एक एरिया वेक्टर भी होता है। एरिया वेक्टर जो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो सरफेस है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो कुल मिलाकर के एक मेन पॉइंट जो आपको याद रखना, वो याद रखना है कि जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग देखोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो देखोगे, वहां पर फील्ड वेक्टर जो है वो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।
सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, जब हम इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्लियरली हमको समझ में आ जाएगा। दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊं तो मैंने जो एग्जांपल लिया था, मैंने लिया था ये सिलेंडर का एग्जांपल। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सिलेंडर का क्या, मैं ऐसे अगर इसको मानूं, ठीक है, मैं अगर कहूं कि मैं एक वायर लेता हूं जिस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पॉजिटिव चार्ज। सो इसकी फील्ड लाइंस कैसे बना सकता हूँ? इसकी फील्ड लाइंस जो होंगी वो कैसे बनेंगी? इसकी फील्ड लाइंस चारों डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन पॉसिबल हैं, हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे जाएंगी, है ना, इस तरीके से। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारा ये एल लेंथ का जो वायर है, ये मिल के कैसे बना होगा? छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिलकर के इस तरीके से ये वायर बना होगा। सो हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में क्या देखा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे हो सकती है? किसी भी डायरेक्शन में ना, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन आप देख सकते हो उन सभी डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इमर्ज होंगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट रखे हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट पड़ गया तो ये जितनी भी डायरेक्शन पॉसिबल होगी इसके चारों तरफ उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, है ना। यहाँ का जो कंडक्टर है वो इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, ऐसे भी निकालेगा, है ना। जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है सब में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही सारे चार्जेस निकलेंगे। सो केवल इधर उधर कुछ छिटकेंगी जो लाइंस हैं, जो इधर उधर जाएंगे किसी एंगल पर, वो बस केवल एंड में होंगी। ठीक है, बाकी जितने भी चार्जेस हैं उन सब की जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे ही निकलेंगी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से, ऐसे एक सर्किल के चारों तरफ कह सकते हैं, है? एक सर्किल के सर्कुलर जो प्लेन है इस प्लेन में ही होंगी। ऐसे ही दूसरा एक अगर चार्ज हम एज्यूम करें तो वो भी ऐसी होंगी। ठीक है ना, ऐसे होंगी, इधर भी होंगी। ऐसे तीसरा एज्यूम करें तो वो भी ऐसी होंगी। तो जब हम ऐसे पूरे के पूरे कंडक्टर को देखते हैं, ऐसे पूरे के पूरे कंडक्टर को सपोज करते हैं, तब हमको दिखता है कि अगर कोई कंडक्टर बना है ऐसे, ऐसे कोई कंडक्टर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलरली होंगी, सरफेस के क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है जहां से हम देख सकते हैं कि फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है। ठीक है, और किस सरफेस की बात कर रहे हैं हम? कंडक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और एक चीज हम लोग को क्या ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं, जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी जब कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ाया है तो वहाँ पे कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में बता रखा था कि जब भी कोई चार्ज होता है, अगर ये मैं बात करूँ, ये वायर है, इस तरीके से वायर है, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा बनाया है ताकि हम इसके बारे में अच्छे समझ पाए। इसी वायर को मैंने इतना मैग्नीफाइड बना दिया है यहाँ पे। तो जब इस वायर में करंट फ्लो करेगा तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है, ये जो करंट होगा वो कहाँ से फ्लो होगा? सरफेस से फ्लो होगा। वो कहाँ से फ्लो होगा? सरफेस से फ्लो होगा। इसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि करंट कैसी है, करंट एसी है या फिर डीसी। ठीक है, एसी करंट होगी, डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे और अंदर साइड में भी, और एसी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। फिलहाल अभी अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जब हम एसी और डीसी पे डिस्कस करेंगे तब मैं अच्छे से बताऊंगा कि डीसी करंट होती है तो वो कैसे फ्लो होती है किसी वायर से, किसी कंडक्टर से, और जब एसी करंट होती है तब वो कैसे फ्लो होती है। ठीक है, सो अभी इस चीज को रहने देते हैं। ठीक है, मेन चीज बताने वाली ये थी कि अगर ये कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टर है, तो जो भी चार्ज फ्लो होगा वो इसके सरफेस से होगा, वो इसके सरफेस से होगा, वो इनर पार्ट से नहीं होगा, वो अंदर से फ्लो नहीं होगा, वो कहाँ से होगा? सरफेस से होगा। ठीक है, सो इसके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि जो हम लोग वायर देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो हम वायर देखते हैं वो ऐसे होता है कि उसके अंदर बहुत सारे पतले पतले वायर्स भरे होते हैं, बहुत सारे पतले पतले वायर्स होते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है?
वाई वी यूज नंबर्स ऑफ थिन वायर्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल थिक वायर। एक सिंगल थिक वायर की जगह पर हम ये बहुत सारे पतले पतले वायर को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इसी में है जो मैंने अभी बताया। क्योंकि जो करंट पास होती है, जो करंट पास होती है या जो पावर का फ्लो होता है, ठीक है, वो कहाँ से होता है, हमारी जो करंट है वो सरफेस से पास होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पास हो रही है, सरफेस से। जो चार्ज का फ्लो होगा वो सरफेस से होता है, कंडक्टर के इनर पार्ट से नहीं होता। तो जितने ज्यादा सरफेस हमको मिलेंगे उतना ज्यादा फ्लो ऑफ करंट इजी होगा, है ना, उतना ही ज्यादा फ्लो ऑफ करंट होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ सरफेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, जितने वायर होंगे उतने सरफेस मिलेंगे। तो यहाँ पर फ्लो फ्लो को इंक्रीज करने के लिए और लॉसेस को कम करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से नंबर ऑफ थिन वायर्स यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं थिक वायर यूज कर ली तब क्या होगा, तब क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। सो क्या होगा, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल, इस मटेरियल के रेजिस्टेंस के कारण इसमें ओमिक लॉस ज्यादा होगा। और ओमिक लॉस जब ज्यादा होगा तो जो हमारा पावर है जो वेस्ट होगा, ठीक है ना, पावर जो है लॉसेस के फॉर्म में वेस्ट होगा। तो इसलिए हम इस तरीके से एज्यूम करते हैं। तो अगर कोई पूछे तो आप आंसर करने लायक रहें, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं और साइंस लेके पढ़ रहे हैं, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। और एक चीज मुझे बोली जाती है, ठीक है, उसको भी आप याद रखें। पहली चीज तो मैंने बताया कि अगर कंडक्टर है तभी ये दो बातें मैं बता रहा हूँ। फिलहाल ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी डील करेंगे तो वहां पर इन सारी बातों को अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिर भी जब चर्चा हो रही है तो इनके बारे में समझ लेते हैं। अब कंडक्टर में मैंने एक बात बता दी कि जो चार्ज का फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, सरफेस से होगा, ठीक है, कहाँ से होगा, सरफेस से। दूसरी जो बात है वो क्या है, जो सेकंड बात है वो ये है कि एक तो सरफेस से होता है, और दूसरी चीज जो मैक्सिमम ठीक है फ्लो होता है, ठीक है, वो कहाँ से होता है, नुकीले पार्ट से। कहाँ से, नुकीले पार्ट से। जहां पर भी हमको नुकीला पोर्शन मिलेगा ना वहां से फ्लो होता है। जैसे कि अगर मैं वहां बात करूं, एक हमारे पास कंडक्टर है वो जो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है। तो क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज है वो आएगा, ठीक है ना, चार्ज यहाँ से आएगा, लेकिन फ्लो जो होगा वो कहाँ से होगा, यहीं से होगा, ठीक है ना, नुकीले पोर्शन से। इसलिए क्या होता है, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए क्या होता है कि जब हम मंदिर देखते हैं, मंदिर आप देखेंगे तो मंदिर के ऊपर ऐसे एक लोहे की, ठीक है ना, त्रिशूल टाइप का या किसी भी फॉर्म में हमको कुछ मेटल्स की चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, ऐसे नुकीली चीजें होती हैं। ये मेन जो है वो क्या है कि वो नुकीली होगी, ठीक है ना, ठीक है, बहुत शार्प होगी, क्या होगी, बहुत शार्प होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अ, हम लोग देखते हैं कि आकाश में, स्काई में, आसमान में बिजली चमकती है, ठीक है ना, बिजली चमकती है। वो बिजली क्या है, वो बिजली यही इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे घरों में आती है, जिसका हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है ना कि ये यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी दूसरी, यहाँ की दूसरी। और वो जनरेट कैसे होती है, जनरेट तब होती है जब बादल की लेयर्स है वो आपस में टकराती हैं, रगड़ लगती है। तो हम लोगों ने देख रखा है कि जो फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। सो क्लाउड की इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत ही बिग अमाउंट में होती है। तो अगर वो ऐसे गिरती है कहीं नीचे, ठीक है ना, कहीं नीचे गिरती है धरती पे, तो वो पोर्शन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। अगर कोई आ गया उसकी चपेट में तो वो बचता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि मैक्सिमम जगह पर हम जितने भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके ऊपर जो है ऐसे मेटल की नुकीली चीजें लगा देते हैं। अब वो किस लिए लगाते हैं कि अगर बाई चांस यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा हो, फ्लो हो, तो क्या हो, वो इसी नुकीले पोर्शन से क्या करे, वो धीरे धीरे ग्राउंड में पहुंच जाए, ठीक है, इसी नुकीले पोर्शन से ग्राउंड में पहुंच जाए, जो डैमेज ना करे, किसी और को नुकसान ना करे, ठीक है ना, कोई तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, आपको आइडिया भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा। तो हम किसकी तरफ जाते हैं सीधे, अब उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, जो उस बच्चे ने पूछा था। पहले क्वेश्चन का तो आंसर हमने दे दिया, ठीक है, आपने देखा दो तीन तरीकों से हमने बताया कि एक्चुअली में क्यों होता है ऐसा।
तो आप ये मानेंगे कि जब कंडक्टर सरफेस है तो वहां से जो फील्ड लाइंस होंगी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होंगी। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, क्या है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। जो चार्जेस हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट है, ठीक। ईच ऑफ क्यू कूलम, सभी की जो वैल्यू है वो क्यू कूलम है, ठीक है। आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट 1 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर। सो 1, 3, 9 इस तरीके से हमने एक्स एक्सिस पे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो है चार्जेस को रख दिया, ठीक। तो अभी हम इसको इस डायग्राम को बनाएंगे, ये अरेंजमेंट तो माइंड में एकदम होना चाहिए एकदम कि क्या क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सो हमारे पास काफी चार्जेस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। सबकी वैल्यू क्यू कूलम है और एक को 1 मीटर पे रखा गया, एक को 3 मीटर पे, एक को 9 मीटर पे। इस तरीके से हम आगे रखते जा रहे हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या करना है इस चीज को जरा देखते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दीज चार्जेस इफ ऑल द चार्जेस आर ऑफ द सेम साइन, ठीक है। सो ये हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि सिचुएशन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है भाई। सिचुएशन को हम बना लेंगे कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है हमारी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि x इज इक्वल टू 0 पर हमको फील्ड निकालनी है। सो ये तो ये x इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट P मान लेते हैं। सो इस पॉइंट P पर क्या फील्ड होगी ये हमको बतानी है, ठीक है। अब गिवन क्या है वो जरा समझते हैं क्योंकि सॉल्व हमको करना है ना। गिवन है x इज इक्वल टू 1 मीटर, x इज इक्वल टू 3 मीटर, x इज इक्वल टू 9 मीटर। इन सब जगहों पर, ठीक है ना, 1 पे, फिर 3 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, ठीक है ना। इस तरीके से क्या देखते हैं कि जो चार्जेस हैं वो प्लेस हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यू चार्ज है, फिर यहाँ पर क्यू चार्ज है, फिर यहाँ पर क्यू चार्ज है, ऐसे जो है हमने क्यू चार्जेस को रखा हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। चलो, तो कैसे करेंगे, हम एक एक करके निकालेंगे, है ना। ये भी बोल दिया गया सम सेम साइन के हैं, चलो सबको हमने पॉजिटिव माना, ठीक है। सो P पर हमको क्या देखनी है, फील्ड देखनी है। P पर हमें फील्ड को देखना है, इस पॉइंट पर फील्ड देखनी है। तो जहां पर फील्ड देखनी होती है वहां पर क्या करते हैं बताओ भाई, वहां पर टेस्ट चार्ज लेके आते हैं प्लस क्यू नॉट, ठीक है। सो अब बताओ मुझको, ठीक है, कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस प्लस क्यू नॉट को जब देखेगा तो किस टाइप का फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, और इसी फोर्स के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इस चार्ज Q की, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी जरा उसको देख लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या होगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है ना। चार्ज की वैल्यू हमने ले ली Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। सो 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट चार्ज से हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2। तो ये क्या होगा, E1 मान लेते हैं। अब E2 क्या होगा जरा यहाँ पे देखते हैं। E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज की वैल्यू क्या है Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है 1 और 1 कितना हो गया 2 मीटर का स्क्वायर। 2 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, है ना। तो क्या होगा ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 1/4 क्यू, ठीक है ना। क्यू, अब तो क्यू आ गया ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी 1 होगा, उसके बाद थ्री है। सो मैंने क्या बनाया था, इस तरीके से बनाया था, ठीक है भाई। अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, हमको यहाँ पर फील्ड निकालनी है, ठीक है। इस पॉइंट पर यहाँ पर 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू रख दिया गया। अगली जो डिस्टेंस 3 मीटर है यहाँ पर चार्ज क्या रख दिया गया क्यू। फिर अगली जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है, यहाँ पे नेक्स्ट चार्ज रख दिया गया क्यू, ठीक है। इस तरीके से इन्फिनिटी तक जो है ऐसे चार्जेस
रखी हुई हैं और यहाँ पर हमको क्या चाहिए थी फील्ड, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा ना कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, अगर प्लस प्लस सबको ले लें, सब सिमिलर है, तो ये इस पर कितनी फील्ड लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाएगा, है ना। E1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है, चार्ज तो सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। ये वाला चार्ज भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना, उसको हमने मान लिया E2 है, ठीक है, ऐसे इसकी होगी, इसको हमने मान लिया E3 है, और ऐसे इनफाइनाइट तक होगी। सो हम ई नेट क्या लिखेंगे, ई नेट लिखेंगे, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है ना, प्लस E4 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक, अप टू इनफाइनाइट। एक कॉमन चीज ये है कि सबकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में, है ना, टूवर्ड्स लेफ्ट होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सब पॉजिटिव हैं और हम यहाँ पर जब टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ओके, सो सब एक ही डायरेक्शन में है तो सबको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड कर लें, सबका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, E1 का मैग्नीट्यूड। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम 1/4πε0, ठीक है ना, चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, मैं इसको लिखता हूँ 1 मीटर का स्क्वायर, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, प्लस 1/4πε0, ठीक है ना, चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके कारण हम फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी 3 मीटर, तो हम लिखेंगे 3 मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस अब उसके बाद क्या हो रहा है, एम अगर मीटर को हटा दें सब, क्योंकि हम एमकेएस में कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वो है अंडरस्टूड यहाँ पर, प्लस क्या होगा 1/4πε0 चार्ज क्यू डिवाइडेड डिस्टेंस का स्क्वायर, आपकी बार डिस्टेंस कितना हो गई 9 × 9 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्यू है और ये 9। तो इस तरीके से हमने इतना लिखा, ठीक। अब क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करें, ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक होगा ना, ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक होगा, इस चीज को मिस मत करना, ठीक है, केवल 3 टर्म नहीं है, ऐसे इन्फिनिटी तक टर्म है। तो इसमें कॉमन क्या है, ये हर जगह है ना, यहाँ देखो 1/4π ये हर जगह है, ठीक है। सो अगर हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं सारे फैक्टर से, तो 1/4πε0, ठीक है ना, क्यू भी निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पर बचेगा 1/1 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 स्क्वायर, प्लस 1/9 स्क्वायर, प्लस ऐसे 1/27 स्क्वायर, ये जो भी होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी तक इस तरीके से होगा। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक्चुअली बन क्या रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से करूँ, ये T1 मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जीपी के फॉर्म का बन रहा है ना, यहाँ पर जीपी के फॉर्म 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1/1 स्क्वायर, तो आर क्या होगा T2/T1, आर क्या होगा T2/T1, T2 की वैल्यू क्या है 1/3 स्क्वायर, T1 की वैल्यू क्या है 1/1 स्क्वायर, यानी कि 1/3 स्क्वायर जो होगा वो हो गया हमारा कॉमन रेशियो आर, ठीक है। यहाँ से करेंगे तब भी वही आएगा, है ना, 1/3 स्क्वायर, यहाँ देखें इसको करें, तो 9 स्क्वायर क्या होगा 1/81, ठीक है ना, 1/81 डिवाइडेड बाई 1/9, सो ये कितना होगा 9 ही बचेगा, है ना, तो यहाँ पर भी सेम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका और इसका जो रेशियो है वो इसके और इसके रेशियो के बराबर है, तो ये एक जीपी है, ये क्या है, एक जीपी, और जीपी है उसमें भी इनफाइनाइट जीपी है, उसमें भी इनफाइनाइट जीपी है। सो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, तो इनफाइनाइट जीपी अगर ऐसे लिखी होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, है ना, ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक, तो इन सारे टर्म्स का जो सम होता है अगर प्लस प्लस कर दूं तो सम को हम लिखते हैं एस इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट का मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू वैल्यू आती है A/1 माइनस आर, ठीक है ना, A/1 माइनस आर, वेयर आर इज लेस देन 1, नॉट आर इज लेस देन 1। तो हमारे केस में आर क्या निकला 1/3 स्क्वायर, यानी कि 1/9, ये निकला आर हमारा, ठीक है ना। आर क्या है, कॉमन रेशियो है, जो T2/T1 T3/T2, यानी कि जो ये है सक्सेसिव टर्म्स हैं उनके बीच का रेशियो, ठीक है, सेम है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को यूज करें, ठीक है, इस डेफिनेशन को यूज करें कि A/1 माइनस आर इनफाइनाइट
टर्म्स का सम होगा, तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ये क्या होगा, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे, ठीक है। अंदर जो बचा था वो जीपी था, अंदर जब जीपी था तो वहां पे ए कितना था, ए हमने देखा था 1 था, ए 1 था, ठीक है। और आर कितना आया, 1/9 आया, ठीक है। तो जब इन दोनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो 1 अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस 1/9, ये 1/9 क्या है, ये आर, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सो आंसर क्या मिलेगा हमको, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 अपॉन ये 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये होगा कि इसको भी हम लिख लेते हैं ना डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो ये क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1/1 है ये, और ये 8/9 है, ठीक है ना। तो इसको मैं 1/1, ठीक है, अगर ऐसे सॉल्व करूँ, इस डिवीजन को जब मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, 9/8 आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, 9/8, ठीक है। सो यहाँ पे होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9/8 से, ठीक है। सो अगर मैं आंसर की बात करूं कि आंसर क्या आएगा, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग को मालूम होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। सो अगर मैं उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं तो यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 9/8, ठीक है ना, इंटू क्यू, तो ये आ रहा है, ठीक है, 9/8 इंटू क्यू। हम मल्टीप्लाई करें तो 81 डिवाइडेड बाई 8 क्यू इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। ये क्या होगी, ई नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक, ठीक है। सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे, जो हमने फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले पे वैल्यूज आप पुट करिए, उसके बाद देखिए कि क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिचुएशन अलग थी, 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1 क्या होता है 9 स्क्वायर, इस तरीके से बन रहा था, तो ये जीपी बनी। अब जीपी को सॉल्व करना हम लोग को आना चाहिए, नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, लेकिन अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, इनफाइनाइट अगर जीपी बन रही है, ऐसे कुछ कुछ गैप दे करके चार्जेस को रखा गया है, ठीक है, और वहां से इस टाइप की सीरीज बन रही, एपी भी बन सकती है, ठीक है ना, जीपी भी बन सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हों जिसमें आपको डाउट हो, आप मुझको मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं प्रॉब्लम्स को लूँगा, अभी मैं और प्रॉब्लम्स को लूँगा, ठीक है। अभी मैंने 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो वैसे ही था जो केवल कॉन्सेप्चुअल था। फिलहाल अगर ढंग से देखें तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेंगे, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं अगली आने वाली वीडियो में उसको इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है।